आज मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ और कुछ पुरानी चीजें जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन बोलो या रियल फंक्शन बोलो, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, या तो रियल नंबर हो या सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहता है, या तो x बिलोंग्स टू r हो, x की वैल्यू, या x क्या हो, सबसेट ऑफ r हो। तो x इसके सबसेट क्या कहलाते हैं, n w z q और t, ये सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट्स हैं। तो ऐसे x मतलब रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब जिसका डोमेन या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट। अगर सारे x नेचुरल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है तो मेरा ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका रेंज या तो रियल नंबर्स हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज का मतलब y क्या होना चाहिए, रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट्स। तो क्या कहलाएंगे उस फंक्शन को, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऐसा फंक्शन जिसमें x भी r हो और y भी r हो, तो वो हमारे रियल टू रियल के फंक्शन हो जाते हैं। तो जब आप रियल नंबर डालो तो आपको रियल नंबर ही मिलना चाहिए, और रियल नंबर बहुत तरीके के होते हैं। नेचुरल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर्स रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर हैं, रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो कुछ भी ले सकते हो आप, इंटीजर का ले सकते हो, नेचुरल नंबर का ले सकते हो। अब यहाँ पे देखना क्या है, कोई फंक्शन है और ये n टू n का हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है या नहीं होता, तो ये रियल फंक्शन होगा। अब y क्या है मेरा, बिलोंग्स टू n, और ये भी क्या है, सबसेट ऑफ r है ना, तो मेरा रेंज भी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है या रियल नंबर का सबसेट आ रही है, तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी है। तो टेंशन मत लेना, रियल फंक्शन का मतलब है कि इसके डोमेन जो x है वो r होगा या r का सबसेट, और रियल वैल्यूड का मतलब इसकी जो भी y की वैल्यू होगी वो भी रियल होगी या रियल का सबसेट। रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्लियर। आइडेंटिटी फंक्शन, अब एक एक फंक्शन को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन मेरा r टू r का है। जब f(x) इक्वल टू x दे दे
ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, रियल लोगे रियल ही मिलना चाहिए। तो इसमें अगर आपसे पूछे डोमेन ऑफ एफ, तो इस केस में डोमेन क्या होगा, आर होगा ना। आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, रियल टू रियल। तो ये रियल वैल्यू फंक्शन भी है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी है। रियल वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसकी डोमेन आर है। आर का मतलब रियल नंबर, और रेंज भी क्या है इसकी, आर है। आर का मतलब रियल नंबर। तो ये फंक्शन रियल वैल्यू भी है और रियल वैल्यूड भी है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब हमने करते क्या है, तो इसका रेंज क्या है, आर आया। जब आप x की वैल्यू रियल डालोगे तो y की वैल्यू भी तो रियल ही मिलेगी, और जो वैल्यू आप x की डाल रहे हैं वही y की मिल रही है। x की 0 डाल रहा हूं तो y की 0 मिल रही है, x की 1 डाल रहा हूं तो y की 1 मिल रही है, x की 2 डाल रहा हूं तो y की 2 मिल रही है, x की -1 डाल रहा हूं तो y की -1 मिल रही है। तो आ गया ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है। लेट एफ एक्स को क्या मान लिया मैंने, y, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरा, x। y इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ये लीजिए, तो ये x और ये y। जब 0 डाला तो y भी कितना आया, और x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू, और ये -1 डाली तो -1, और 2 डाली तो 2, और -2 डाली तो -2। x रियल डाला, y भी रियल मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया मेरा x एक्सिस। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया मेरा x डैश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया मेरा y, और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये हो गया मेरा y डैश। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो 0,0 ओरिजिन मिल गया ना। 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -1,1 थर्ड क्वाड्रेंट, 2,2 और -2,2। जब इन पॉइंटों को मैंने ज्वाइन किया तो क्या मिला मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये स्ट्रेट लाइन क्या थी, y इक्वल टू एक्स। तो ये किसका ग्राफ मिला, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ था। जब भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन में कांस्टेंट 0 होता है, ध्यान रखना। इसमें कांस्टेंट 0 होता है। कहीं नजर आ रहा है आपको यहाँ पे कांस्टेंट, नहीं ना। एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, वाई की वैल्यू मिल रही है, ये मेरा किसका ग्राफ आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आ गया। और आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर डोमेन पूछा जाए तो आर लिख देना, और रेंज पूछी जाए तो भी आर लिख देना। दूसरा फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एफ एक्स के आगे कोई नंबर होगा, और ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है।
कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, और क्वेश्चन में बोला एक्स बिलोंग्स टू क्या है आर, इसका मतलब एक्स क्या लोगे आप रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू ही क्या कहलाती है डोमेन, तो मेरा डोमेन क्या हो गया आर, और अगर मैं कुछ भी डालूं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू तो सी मिलेगी ना, जो भी नंबर होगा, तो रेंज क्या कहलाएगा सी, एक्स डालने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसका ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, और ये मेरा फंक्शन आर टू आर का था, रियल डालने पे रियल में, जब एक्स रियल हो तो रियल वैल्यू फंक्शन, और जब वाई रियल हो तो रियल वैल्यूड फंक्शन, एक ही बात होती है, कुछ अलग नहीं होता। हम मान लेते हैं कि मुझे एफ एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 3, आप देखो एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट नंबर है या नहीं है, राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नजर आ रहा है क्या आप लोगों को, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं बेटा वाई, तो वाई की वैल्यू 3, इसमें एक्स नहीं है तो क्या मैं 0x लिख दूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन में क्या बोला था कि x बिलोंग्स टू आर, जब ये रियल टू रियल का फंक्शन है तो आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई 3, फिर मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई 3, 0 इंटू 1 0 और 3 प्लस 0 तो 3 आएगा ना, फिर मैंने x की वैल्यू -1 ले लिया, तो y की वैल्यू फिर भी कितनी आई 3, फिर मैंने 2 ले लिया तो भी ये 3, और फिर मैंने बेटा -2 ले लिया तो भी 3, तो x की वैल्यू तो बदल रही है लेकिन y की वैल्यू नहीं बदल रही, तो ऐसा फंक्शन जिनमें x चेंज हो और y चेंज ना हो, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी। अब यहाँ पे मेन चीज आ गई दो, डोमेन, डोमेन का मतलब हम फंक्शन में क्या क्या पुट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर, √2 भी रियल होता है, बस रैशनल नहीं होता, इरैशनल नंबर होता है, तो रैशनल और इरैशनल के कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद रेंज, तो इस केस में 3 तो आ रहा है रेंज, तो अगर एक कांस्टेंट फंक्शन होता और यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे रखी होती तो फिर मैं क्या लिखता इसको, सी तो लिखता, जो भी कांस्टेंट नंबर दे रखा है। अब इसका ग्राफ बनाते, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, एक्स 1, 2, 3, 4, 5, ये लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, ये y डैश, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये x डैश, और ये y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये लो बेटा 1 डालने पर भी 3, 2 डालने पर भी 3, -1 डालने पे भी 3 और -2 डालने पे भी 3, तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, किसके पैरेलल बन रही है स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के, और ये किसकी थी, y इक्वल टू 3 की लाइन। जब भी किसी इक्वेशन में x वेरिएबल मिसिंग होगा तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, और कहां बनी है, y इक्वल टू 3 का मतलब line is parallel to
एक्स एक्सिस एट 0,3 0,3 पे तो बन रही है। तो क्या समझ में आया, जब भी आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा तो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में जो वेरिएबल गायब होता है लाइन उसी वेरिएबल के पैरेलल बनती है। इस इक्वेशन में देख लो, y इक्वल टू 3 में x गायब था, y इक्वल टू 3 था नहीं, तो x गायब था, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बननी है और y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तो 0,3 पे बन जाएगी। अगर ये नेगेटिव होता तो सपोज करो यही फंक्शन अगर मैं ऐसे दे देता f(x) इक्वल टू -4, तो y नेगेटिव हो गया, f(x) को ही y मानते हैं। एक मूवी थी हसीना मान जाएगी, उसमें एक्टर था लीड रोल में गोविंदा और हीरोइन थी करिश्मा कपूर। उसको इंप्रेस करने के लिए वो चाचा बन जाता है, मतलब चाचा बन जाता है, गेटअप ले लेता है चाचा का, नहीं चाचा बन जाता है वो। तो जो उनके यहाँ एक नौकर था परेश रावल, वो ही कहता है अपने मालिक से, और मालिक था उसमें अनुपम खेर या कादर खान, मेरे को पक्का नहीं आ रहा, बोला साहब जी जो चाचा है कोई भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, एफ(x) ही वाई है और वाई ही, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। और एफ(x) के साथ x जो आ रहा है इसका मतलब है आप x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, जो x की वैल्यू आप पुट करते हैं वो डोमेन, और जो एफ(x) की वैल्यू मिलती है वही y है, चाहते ही भतीजा है y। तो इसका मतलब एफ(x) -4 है तो y भी -4 ही होगा। अब देख रहे हो ये इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें मुझे x नजर नहीं आ रहा। कौन नजर नहीं आ रहा? x नजर नहीं आ रहा। और जब इसमें मुझे x नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। कहां पर बनेगी? नीचे की तरफ, क्योंकि y नेगेटिव नीचे होता है। ये लो जी, तो ये किसकी लाइन बन गई? y इक्वल टू -4 की। तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन कहलाया। अब सुनिए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बहुत तरीके की होती है, लीनियर पॉलिनोमियल भी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होती है। लीनियर का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया था, f(x) इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन जो कहलाया था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता 2x + 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, है तो ये लीनियर फंक्शन ही ना। अगर x² कोई प्रॉब्लम, तो पॉलिनोमियल क्या था? पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म। एन एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स मैनी टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये जरूरी नहीं है कि हर बार मैनी टर्म्स हो, सिंगल टर्म वाली भी पॉलिनोमियल ही होती है। f(x) इक्वल टू x है तो भी वो पॉलिनोमियल है, 2x + 3 भी पॉलिनोमियल है, x² भी पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक चैप्टर में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी वो भी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है? रेंज R होना चाहिए, R का सबसेट f such that R2R defined by y equal to fx a0 plus a1x plus dot 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 an x की पावर n where n belongs to n, ये नेचुरल नंबर है। a0 a1 a2 dot 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 an ये सारे रियल नंबर हैं। देख लो जैसे x के साथ क्या है 2 रियल है, कांस्टेंट क्या है? रियल। इसने कांस्टेंट को देखो पहले लिखा है यहाँ पे और फिर पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो फंक्शन f(x) अपॉन jx की फॉर्म में हो, जैसे x², ये लो x² + 1 अपॉन x + 2, ये मेरे पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। f(x) अपॉन gx वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, तो इनका भी ग्राफ बन सकता है। अब आ गया मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा ढंग से समझना।
बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडुलस और सिग्नम। अगर ये समझ में आ गए तो मेरी कहानी समझ में आ जाएगी इस चैप्टर की। सुनिए मेरी बात। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स पढ़ा हुआ है हमने पहले। मॉडुलस क्या होता है? दो सीधी लाइन होती है, उनके बीच में हम कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं। ये अकेला भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी मॉडुलस फंक्शन ही माना जाएगा और ये भी मॉडुलस फंक्शन माना जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस फंक्शन में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मॉडुलस ब्रेक कैसे होता है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। अब सुनिए, जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? जो मॉड के अंदर वेरिएबल होता है उसको इक्वल टू जीरो कर दो, तो x इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। इस केस में आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ जाती है। इस केस में क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते? x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन आ जाता है। तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे? जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन दे रखा हो, हर मॉडुलस फंक्शन का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, दैट इज टर्निंग पॉइंट, जहां पर इसका ग्राफ अपनी डायरेक्शन बदलता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा विक्ट्री का वी शेप में बनता है और ये जिस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ऊपर से नीचे आके नीचे से ऊपर जा रहा है, इसी को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, इनको मेंशन कर लेना। कैसे मिलता है? मॉड के अंदर जो भी वेरिएबल पार्ट है उस सारे को इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, और ये तो आपको निकालना आता ही है। अब मैंने क्या किया, मेरा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है? जीरो। तो सबसे पहले मैंने जीरो लिखा और जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा। अब जीरो ने नंबर लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। इधर सारे पॉजिटिव नंबर है एक तरह से देखा जाए तो, और इधर सारे नेगेटिव नंबर है। अब दो इंटरवल बन चुके हैं, और वैसे नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो टर्निंग पॉइंट ने क्या किया? नंबर लाइन को दो हिस्सों में बांटा। इस वाले हिस्से से एक वैल्यू ले लो, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, टू ले लेते हैं और मॉड में डाल दो। अब बताओ अंदर का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका मतलब अगर आप इस वाले इंटरवल से कोई भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे मेरा साइन पॉजिटिव होगा। अब इस वाले इंटरवल से कोई भी वैल्यू ले लो एक, बोलो कौन सी लेनी? माइनस टू ले लो। अब मॉड के अंदर माइनस टू डाल दो। अब बताओ अंदर का साइन क्या है? वैल्यू डालने के बाद अंदर का साइन चेक करना है, मॉडुलस वैल्यू का साइन चेक नहीं करना है, क्योंकि मॉड का काम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू देना। इसके साथ किसी भी तरीके का साइन होगा, प्लस या माइनस, ये दोनों साइन को एब्सॉर्ब कर लेता है। और जब किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मॉड क्या करता है? माइनस टू का मॉड भी टू होता है और टू का मॉड भी टू होता है। तो टू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां से लिया तो माइनस आ गया ना, साइन लेना आ गया। कोई कंफ्यूजन है अभी भी इसमें किसी भी तरीके का? अब उन्होंने क्या किया, मॉड एक्स को हमने तोड़ दिया। जब एक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी और जब एक एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। लेकिन ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन में इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन के साथ लगाना, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं होता है, जीरो एक पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है, जीरो नेगेटिव नहीं होती है। समझ गए मेरी बात? अब मैंने एक बात बताओ, जब मेरी एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बढ़ी है तो मेरे मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मॉड हटा के मैं यहां पे क्या डालूंगा? प्लस एक्स। ये लो जी, और जब मेरी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो कौन सा साइन आ रहा था?
तो मॉड हटा के कौन सा साइन लगाना है, जो यहाँ पे साइन दिख रहे होंगे। यहाँ पे प्लस दिख रहा था तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस दिख रहा था तो माइनस लगा दिया। तो अब मॉडुलस का मॉड हटाना सीख गए ना। अब ये मेरा ब्रेक हो गया मॉडुलस फंक्शन। अब सिचुएशन बनी दो। पहला, when x इक्वल टू, और ये ही मेरा y है, पता है ना, when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू x आ गई। इसके सॉल्यूशन निकाल लो। अब आपको x की वैल्यू कहां से लेनी है, 0 या 0 से बड़ी। तो ये x, ये y, 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2 और 3 लिया तो 3। अब दूसरा केस ले लो, when x less than 0, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये x और ये y, -1 तो ये 1 आ जाएगा, -2 तो ये 2 आ जाएगा, और -3 3 आ जाएगा। क्यों, ये वाला माइनस इन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी मॉड लग जाता है तो उस फंक्शन की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है। अब ग्राफ बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये लीजिए, जब 0 पे रिजल्ट क्या था, 0, ये लो भाई। 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। तो इनको जोड़ा तो ये लो, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये क्या गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब इधर वाला ले लो, -1 पर 1, -2 पर 2 और -3 पर 3। तो ये आ गया y इक्वल टू -x। तो देख लो, ये जो व्हाइट लाइन है ये क्या हो गया, मॉड x का ग्राफ। बोला था ना, मॉड x का ग्राफ विक्ट्री के v की तरह बनता है। और जहां पे इसने x एक्सिस को टच किया, ये क्या था, 0,0। तो हमेशा मॉडुलस ग्राफ क्रिटिकल पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, जहां भी इसकी एक्स एक्सिस आएगी। ये हो गया जी। अब इसमें पूछता है डोमेन। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन हमेशा आर रखना। आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। देख लो, आपने सारे नंबर डाले हैं, कहां से कहां तक डाले हैं, -∞ से इंफिनिटी, और -∞ से इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। आपको मिला क्या, देखना, y की कोई नेगेटिव वैल्यू मिली है क्या, y की क्या वैल्यू मिली है, पॉजिटिव। और कहां से मिलनी शुरू हुई है, 0 से। 0 से बड़ी है ना सारी, इक्वल टू 0 भी है ना। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यही कारण था, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था मॉडुलस फंक्शन का, तो मैंने उसका डोमेन सीधा आर लिख दिया था। एफ एक्स इज रियल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और रेंज के लिए बता दिया था मैंने, अगर यहां पर माइनस साइन ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर माइनस आएगा तो बदल जाएगा, ये फिर 0 से छोटा हो जाएगा -∞ तक। तो ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज। क्यों, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो 0 से बड़ा ही आ रहा है, y की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, 0 भी आ रही है और 0 से बड़ी भी आ रही है। और जब इक्वल टू लग जाए तो क्लोज इंटरवल आ जाता है। खुद देख लो, यहाँ पे y की जो वैल्यू आई है 0 या 0 से बड़ी आई है, तो इसलिए इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी होगी। अब आपको क्या करना है, इसी में मैं एक होमवर्क दे रहा हूं।
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। अब आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, टर्निंग पॉइंट, आपको इसका डोमेन बताना है, आपको इसका रेंज बताना है और आपको इसका ग्राफ निकालना है। ये आपका होमवर्क है। मेरा मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब मेरा आएगा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है उसको ढंग से समझना। सिग्नम फंक्शन, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन, एक सिग्नम फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनमें बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, जीरो जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो, माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स लेस देन जीरो हो। ये दीजिए, नॉट इक्वल टू पे ले लिया इन्होंने। ये जब मैं इसको तोड़ूंगा अब आपको समझ में आ जाएगा, देखना जरा। इसका मॉडुलस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जीरो है ना। मेरे पास मॉड एक्स था और इसका टर्निंग पॉइंट निकालना है तो एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव और छोटी वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू बड़ी ले रहे हैं या छोटी ले रहे हैं? बड़ी ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो रिजल्ट क्या होगा मेरा? पॉजिटिव। तो मॉड हटाने के बाद मैं क्या लिख दूं? एक्स अपॉन एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो, और जब छोटी लूंगा तो साइन क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन एक्स जब एक्स लेस देन जीरो। तो देखना बेटा, एफ एक्स क्या आ गया मेरा? ये वन, ये जीरो, ये माइनस वन और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो। आप x की कोई भी वैल्यू लें, देख लो ये पूरा r बन जाता है। तब आप x की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, जीरो से बड़ी ले रहे हैं, जीरो से छोटी ले रहे हैं। जीरो से बड़ी का मतलब आपने जीरो से इंफिनिटी के सारी वैल्यू ले ली, जीरो से छोटी का मतलब आपने माइनस इंफिनिटी से जीरो तक ले लिया और यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड कर चुके हो आप। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर r कहलाते हैं। तो सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन आता है उसको हम r बोलते हैं और रेंज सिर्फ तीन नंबर आए होंगे, एक माइनस वन, एक जीरो और एक वन। ले लीजिए, सिर्फ तीन ही तो रिजल्ट आ रहे हैं। जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो रिजल्ट क्या होगा? वन। बराबर होगी तो जीरो और छोटी होगी तो माइनस वन। सिर्फ ये तीन नंबर ही तो है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। एक्स की कोई भी वैल्यू डाला, मेरे पास सिर्फ तीन रिजल्ट आ रहे हैं, वन, जीरो और माइनस वन। तो मेरा रेंज क्या आ गया? माइनस वन, जीरो और वन। और डोमेन क्या आ गया मेरा? आर। तो इसको बोलते हैं हम डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन और रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब बच्चा कहता है सर इसका ग्राफ भी निकाल दीजिए। तो उन्होंने क्या किया? पहला केस, जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो y की वैल्यू वन होगी। y की वैल्यू वन होगी। इसकी टेबल बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आपको समझाने के लिए टेबल बना रहा हूं, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। ये x और ये y, तो ये वन डाला तो वन, टू डाला तो टू, सॉरी टू डाला तो भी वन और थ्री डाला तो भी वन और फोर डाला तो भी वन। जब x इक्वल टू जीरो है तो y भी जीरो है, कोई प्रॉब्लम? तीसरा, जब x लेस देन जीरो है तो y इक्वल टू माइनस वन है।
ये x ये y, तो ये -1 डाला तो -1, -2 डाला तो -1, -3 डाला तो -1। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, -1, -2, -3, -4, -5 और ये -1, -2, -3, -4, -5। ये लीजिए पहला केस, x की वैल्यू 1 है तो y भी 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, सॉरी 4 पे भी 1। लेकिन एक चीज देखो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 आ रहा है, तो x की तो वैल्यू होगी 0.5, 0.1। तो इसका मतलब आप खुद देखो, 0 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ना, 0 से बड़ी। तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, जब भी हमें बड़ा शो करना होता है तो हम सर्कल नॉर्मल लेते हैं। ये लो जी। इसका मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 0, तो इसका हो गया मेरा y इक्वल टू 1 आ गया। ये लो, ये बन गया 0 पे 0, ये लो। और ये क्या हो गया, -1 से छोटा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 से छोटा, -1। तो ये मेरा किसका बन गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया।